हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज़ के अंदर में सेंटर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ट्रायंगल्स और आपको सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को आपको एक एक वीडियो में समझाया है। तो अगर आपने ट्रायंगल्स और सर्कल्स को वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। उन दोनों की ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फेसबुक ग्रुप को आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ठीक है गाइज, तो आज हम लोग सेंटर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कम सर्कल के बारे में। ठीक है, तो सर्कम सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं हम लोग उनको सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, सर्कम रेडियस पूछी जाती है। किसी भी एक सर्कल के आपको क्या पूछा जा सकता है कि सर्कम रेडियस क्या होती है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, देखिए दो तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको एक ट्रायंगल के बारे में तीनों ही भुजाएं दे दी जाती हैं, ए बी और सी, या फिर क्या दिया जा सकता है कि आपको कोई एक एंगल दिया होगा और उसके सामने की भुजा दी जा सकती है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सर्कम जो सर्कल होता है वो बनता कैसे है। ठीक है, सर्कम सर्कल कैसे बनता है, तीनों जो साइड्स होती हैं, जो तीनों भुजाएं होती हैं, उनके मध्य बिंदुओं से अगर मैं लंब उन भुजाओं पर डालता हूं, यानी कि अगर मिड पॉइंट से मैं उन पे एक लंब खींचता हूं, तो अगर मैं कहूं AC का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करता होगा, तो इसकी यहाँ से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर एक डालूं तो यहाँ से कुछ इस पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, AC पे अगर मिड पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर डाला है। सिमिलरली मैं बाकी भुजाओं पे भी करता हूँ कि अगर मैंने AB पर मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला है तो वो कुछ इस तरह से इसको कट करेगा, और सिमिलरली अगर मैं BC पे मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कुछ इसको इस तरह से कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर जो होते हैं, इस चीज़ को आप जान लीजिए कि सर्कम सर्कल बनता कैसे है ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से जब मैं उस पर परपेंडिकुलर्स डालता हूं तो वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोला जाता है आपको सर्कम सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और अगर मैं कहूं कि इसकी सर्कम रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, क्योंकि ये सर्कम रेडियस है तो ये कितनी है, कैपिटल R से अगर मैं वहीं पे इन सर्कल की रेडियस को शो करूंगा तो वो कितनी होगी, स्मॉल r। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अगर सर्कम रेडियस इसकी R है, इसका अगर मैं सेंटर कहूँ O है, तो इससे R रेडियस का एक जो सर्कल खींचा जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सर्कम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या सीखी कि सर्कम सर्कल बनता कैसे। सर्कम सर्कल कि तीनों साइड्स की मिड पॉइंट से जब मैं उन पे परपेंडिकुलर्स डालता हूं तो वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो मेरा सर्कम सेंटर होता है। वहां से वर्टेक्स तक की दूरी यानी कि रेडियस की अगर मैं एक सर्कल खींचता हूं तो वो मेरा क्या हो जाता है, आपका सर्कम सर्कल हो जाता है। ठीक है गाइज, अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया कि आपको सर्कम रेडियस पूछी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको A B और C यानी कि तीनों भुजाएं गिवन हो, उस केस में आपका सर्कम रेडियस कितना होता है, R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा, जहां पर डेल्टा क्या होता है, आपका डेल्टा होता है उस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, डेल्टा आपका उस ट्रायंगल के एरिया को डिनोट करता है। तो अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है तो आप एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ये बात मैंने आपको ट्रायंगल्स के वीडियो में बताई भी थी कि फॉर्मूलाज जो आपके होते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, वो मैंने वहां पर समझाया था। तो S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां पर S क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके या तो आप सर्कम रेडियस किसी भी ट्रायंगल की निकाल सकते हैं। अगर इतना सब कुछ वीडियो में नहीं दिया हुआ है, सॉरी इतना सब कुछ अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है और आपको क्या गिवन है, सिर्फ एक साइड गिवन है A और सामने वाला एंगल आपको गिवन है कि एंगल A आपको गिवन है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपको A साइड गिवन हो और उसके सामने का एंगल A दिया हो तो A अपॉन साइन A, या फिर अगर मैं कहूँ कि B साइड दी है और उसके सामने का एंगल दिया हुआ है साइन B, या फिर सिमिलरली C दिया हो और उसके सामने का एंगल क्या दिया हुआ है, साइन C। ठीक है, तो अगर A और साइन A और एंगल A गिवन हो तो उस केस में क्या होता है, A अपॉन साइन A या फिर B अपॉन साइन B या फिर C अपॉन साइन C। देखिए ये सारे ही टर्म्स जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और ये किसके बराबर होते हैं,
ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर इस तरह से भी अगर आपको दिया होगा तब भी आप क्या कर सकते हैं, सर्कम रेडियस यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है गाइज। तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि ये दोनों ही जो फॉर्मूलाज हैं ये यूनिवर्सल हैं। अगर आप ये चीज़ कहीं से भी निकाल लेते हैं कि तीनों साइड से आपने पता कर लिया या फिर एक साइड और सामने का एंगल पता कर लिया, तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं ये आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी अगर किसी भी ट्राइंगल की बात करी तो आप कैसे सर्कम रेडियस निकालते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर मेरे को कोई भी ट्राइंगल ना देकर उसने क्या कह दिया हो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका क्या होता है, जो तीनों साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर मैं कहूँ तीनों भुजाएं कितनी है, ए के बराबर हैं। और इस ट्राइंगल में अगर आपसे पूछता है कि अब आप बताइए कि अगर इक्विलेटरल मेरे पास ट्राइंगल है और उस पर क्या पूछ लेता है कि सर्कम रेडियस की वैल्यू आप बताइए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए a/√3, ठीक है। सर्कम रेडियस इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डायरेक्टली इक्वल टू a/√3, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपका क्वेश्चन पेपर में आपका टाइम काफी सेव करेंगे। तो ये बात करिए हम लोग अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। अब मैं कहता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल ना होकर अगर क्या क्वेश्चन में गिवन हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको गिवन है कि एंगल का वो जो ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है, तो उस केस में भी जो आपका कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस होता है वो कितना होता है, जो आपकी एसी है यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होती है उसके हाफ के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एसी जो है, जो कि आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है तो डायरेक्टली उसके हाफ के बराबर जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, सर्कम रेडियस हो जाती है, ठीक है। या फिर आप इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि ये क्या होती है, कर्ण/2। कर्ण की अगर आपको लेंथ गिवन हो और आपसे क्या पूछता है कि सर्कम रेडियस इसकी बताइए, तो वो कितनी हो जाएगी, सीधे से कर्ण/2, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपसे सर्कम रेडियस पूछ सकता है तीनों भुजाएं देकर, या फिर एक भुजा और सामने का एंगल देकर, या फिर कैसे कि आपको इक्विलेटरल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बता देगा और उस केस में आपसे क्या पूछता है कि आपको बताना है सर्कम रेडियस की लेंथ कितनी होगी। तो इसके बाद सर्कम रेडियस से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि आपका किस केस में सर्कम जो सेंटर होगा, मैंने बताया था वो सेंटर जहां से आप आर रेडियस का लेंथ कितना है तो सर्कम सर्कल बन जाता है। तो वो पूछा जाता है कि जो सर्कम सेंटर होगा वो कहां पर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, ट्राइंगल के आपके अंदर होगा, इनसाइड होगा, या फिर ट्राइंगल के आउटसाइड होगा, या फिर ट्राइंगल के किसी साइड पर होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपका किस केस में जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्राइंगल के अंदर होता है, बाहर होता है, या फिर साइड पर। तो उसके लिए भी आप समझ लीजिए, जब भी थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा, या फिर मैं क्या कहूं कि जो आपका ट्राइंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल आपका ट्राइंगल होगा तो जो आपका सर्कम सेंटर होगा वो कहां पर होगा, इनसाइड आपके ट्राइंगल के होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये ABC ट्राइंगल है और ये कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आपको देख के भी लग रहा है कि सभी भुजाएं लगभग 60 के आसपास हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो उस केस में आपका देखिए जो सर्कम सेंटर है वो कहां पर आपके मिड में लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर थीटा जो है वो इज इक्वल टू 90 है, यानी कि जो आपका ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस केस में जो आपकी सर्कम सेंटर होता है वो कहां पर होता है, वो जो आपका कर्ण होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे, यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूस है उस पे मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। तो इस केस में आपको पता चल गया कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, किसी साइड पर लाई करता है। अगर आपका ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो, यानी कि आपका जो ट्रायंगल है वो कैसा हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तो उस केस में जो आपका सर्कम सेंटर होता है वो देखिए, आप इस फिगर को देख के भी आप समझ पा रहे होंगे कि वो कहां पर लाई करेगा, आपके सेंटर से ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। तो इसको क्या बोल देंगे, आपकी आउटसाइड ट्रायंगल। इस केस में जब आपका थीटा जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 90 होगा, तो जो आपका सर्कम सेंटर होगा वो आउटसाइड ट्रायंगल लाई करेगा, ठीक है। तो यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके सर्कम सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इससे पूछे जा सकते हैं। इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये मैंने आपको ये ट्रायंगल के केस में भी बताया था, लेकिन क्योंकि ये सर्कम सेंटर से भी करके कई बार पूछ लिया था, तो इसलिए इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या करता है कि आपकी कई बार भुजाएं जो है वो मैच करा देता है, कि अगर मैं कहूँ कि बी से ये पॉइंट एक मैच करा दिया और ये और सी से, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछा जा सकता है कई बार कि BOC एंगल क्या होगा, जहां पे O क्या है, उसका सेंटर है। तो मैंने आपको ये बताया था कि BOC जो होता है वो कैसा होता है, 2 टाइम्स होता है जो BAC होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये किस केस में है, जबकि आपकी ये
ये वैसे तो ये ट्रायंगल का सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है कि सेम आर्क से अगर मैं कोई भी एंगल खींचता हूं तो वो जितना कि सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा उसका जस्ट डबल उसके सेंटर पे बनाएगा। तो यही सेम चीज आपका सर्कम सर्कल में भी लगती है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अदर जो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे उसमें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन सर्कल में भी यही चीज होनी चाहिए, सेंट्रॉइड में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, लेकिन हर जगह पर चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखिए कि BOC जो होगा वो 2 टाइम्स BAC होगा, किस केस में, जब आपका जो है सर्कम सर्कल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे इन सर्कल के बारे में। तो इन सर्कल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए इन सर्कल में बहुत ही पहले तो यही समझ लीजिए कि इन सर्कल बनता कैसे है। तो इन सर्कल जो होता है वो आपके कोणार्धकों से बनता है, यानी कि कोई भी जो कोण है उनके हाफ अगर मैं खींचूंगा, कि एंगल बाइसेक्टर्स अगर मैं खींचता हूं, तो मैंने मान लिया कि ये आपका एक ट्रायंगल है AB और C, ठीक है, और इससे मैं क्या करता हूं, एंगल बाइसेक्टर्स खींचता हूं। तो अगर मैं B एंगल का बाइसेक्टर खींचूंगा तो वो कुछ इस तरह से यहाँ कहीं से होता हुआ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं A का एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ तो वो कुछ यहाँ से होता हुआ जाएगा, ठीक है, और सिमिलरली आपका C से भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो वो कुछ इस तरह से होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाता है, ये आपका इन सेंटर होता है, और इससे जब मैं किसी भी साइड पे परपेंडिकुलरली डिस्टेंस की लेंथ की एक रेडियस मान करके एक सर्कल खींचता हूं तो ये आपका क्या बन जाता है, इन सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी मैं इसको स्मॉल r से डिनोट करूंगा, ठीक है, जबकि जो हम लोगों ने सर्कम रेडियस खींची थी उसको मैंने कैसे डिनोट करता था, कैपिटल R से, ठीक है गाइज। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि या तो आपसे इसमें इन सर्कल की रेडियस पूछी जाएगी जो कि स्मॉल r है, ये पूछी जा सकती है, या फिर इसमें क्या पूछा जा सकता है कि देखिए इसमें ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा जो कि आपका इन सेंटर है वो कहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका ट्रायंगल कैसा भी बना हुआ हो, इन सेंटर तो हमेशा, क्योंकि इन सर्कल उसके अंदर ही होगा तो इन सेंटर भी हमेशा अंदर होगा। तो इसमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका इन सेंटर कहाँ पर लाई करता है। हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि तीनों ही ऑप्शंस आपको दिए हुए थे कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर और आपको ऑर्थो सेंटर गिवन था कि इनमें से कौन से आपके जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। तो उसका आंसर आपका क्या था कि इन सर्कल जो होता है, सॉरी इन सेंटर जो होता है वो आपका हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बना था। तो ये चीज आप जान लीजिए कि इन सेंटर हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर होता है, जबकि आपका सर्कम सेंटर होता है वो केस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें जो मैंने बोला कि इसमें आपके क्या पूछ सकता है, इन सेंटर की रेडियस पूछ सकता है, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो इन सर्कल की रेडियस के लिए भी इसमें कुछ बहुत ही बेसिक से फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग वो फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड हो, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के लिए हम लोग जो फॉर्मूला होगा वो पहले जानेंगे। तो यूनिवर्सली कौन सा होता है इसमें, इसके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, ठीक है। डेल्टा जहां पर मैंने अभी आपको बताया क्या है, आपका ट्रायंगल का एरिया है, और S क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, S क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, और डेल्टा क्या है आपका एरिया है ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये आपका जो है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी कि ये कभी भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको डेल्टा पता है और एस पता है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड्स का सम करके उसका हाफ करते हैं, तो उसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और डेल्टा के लिए मैंने आपको बताया कि आप हीरोज फॉर्मूला या तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक आपका ट्रायंगल है तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज यूनिवर्सल हो गई, लेकिन क्योंकि पेपर में यूनिवर्सल तो पूछेगा नहीं, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो पेपर में जनरली किसके लिए पूछा जाता है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए गिवन होता है, या फिर आपका किसके लिए गिवन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हम लोग सीखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मुलाज जो होते हैं उनको जानेंगे। तो देखिए जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मुला क्या होता है, स्मॉल आर की वैल्यू होती है a अपॉन 2√3, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर लीजिए कि कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस जो होती थी वो क्या होती थी, a अपॉन √3, जबकि जो स्मॉल आर यानी कि इन सेंटर की जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, a अपॉन 2√3 यानी कि उसका जस्ट हाफ, ठीक है। ये दोनों ही कब हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें कैपिटल आर वो कितना होता था, जो भी आपका हाइपोटेन्यूस हो उसका जस्ट हाफ। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल है और आपकी इन सेंटर की रेडियस के बारे में बात करी जा रही है, तो उस केस में एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है, ये अगर आपको याद रहेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ये क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपका किस केस में लगता है, जब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल को गिवन हो और उसकी आपकी इन
रेडियस पूछी जाए, तो उस केस में हम लोग को ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। तो बेसिकली यही दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन सर्कल के बेस में। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड या फिर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आप आराम से समझ लीजिए। देखिए गुरुत्व केंद्र या फिर सेंट्रॉइड ये बनता कैसे है, सबसे पहले तो वही चीज आप समझ लीजिए। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि सर्कम सर्कल जो होता था वो कैसे बनता था, जो भी मिड पॉइंट पे हम लोग क्या डालते थे, परपेंडिकुलर, ठीक है। इन सर्कल कैसे बनता था, एंगल बाइसेक्टर से बनता था। सेंट्रॉइड कैसे बनता है, अगर आप तीनों भुजाओं के वर्टेक्स से क्या करिए, आप सामने वाली भुजा पर क्या माध्यिका डाल दीजिए, ठीक है। माध्यिका बोले तो मीडियन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, सामने वाली भुजा को पैरेलल बाइसेक्ट करे, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये ट्रायंगल ए बी और सी है, तो मैंने तीनों भुजाओं से क्या डाली हुई है, माध्यिका यानी कि मीडियन डाली हुई है। मीडियन क्या होती है, जो मिड में बाइसेक्ट कर दे, सामने वाली भुजा को मिड में जो बाइसेक्ट कर देती है। तो इस तरह से मैंने तीनों वर्टेक्स से मैंने क्या डाली हुई, मीडियन डाल दी, ठीक है। तो इस तरह से जो मुझे सेंटर पे पॉइंट मिलता है वो क्या होता है, मेरा सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। देखिए सेंट्रॉइड में कहीं पे भी आपको कोई सर्कल नहीं खींचना होता है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर सर्कल खींचने लगते हैं, यहाँ पे सर्कल आपको नहीं खींचना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, आपका गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। अब ये भी बात आती है कि गुरुत्व केंद्र भी कहाँ पर लाई करेगा, तो इस केस में भी आपका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र भी आपका हमेशा ट्राइंगल्स के अंदर ही आपका लाई करता है, ठीक है। देखिए गुरुत्व केंद्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो जानने के लिए वो क्या होता है कि जो गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंट्रॉइड होता है, वो अगर मैं कहूं कि ये ए बी सी है और मिड पॉइंट्स जो है सामने वाली भुजाओं के वो क्या हैं, मैं कहता हूं कि डी ई और एफ हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी माध्यिकाएं खींची गई हैं, ये आपस जो सेंट्रॉइड होता है ये माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि अगर ये सेंट्रॉइड है, मैं कहूं कि ये सेंट्रॉइड, इसको जी से डिनोट करता हूं, तो इस केस में जो जी होता है ये ए ई को या फिर डी सी को या फिर बी एफ को, इन तीनों ही भुजाओं, इन तीनों ही साइड्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे थ्योरम्स होती हैं, तो सबसे पहले तो आप चीज़ों को समझ लीजिए कि इसमें ए जी रेशियो जी अगर मैं लिखूं, या फिर सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं कि डी जी रेशियो जी सी या फिर बी जी रेशियो जी एफ, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में वैल्यू मेरी क्या आएगी, 2:1, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई, मैंने कि बता दिया आपको कि सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 में आपकी माध्यिकाओं को विभाजित करता है। इसके बाद इसमें देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं, तो वो आप चीज़ें समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल्स देखेंगे तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे आपके ट्राइंगल्स बन गए हैं। देखिए इनमें से क्या है आपका कि एक ट्राइंगल क्या बन गया है, ए डी जी, एक आप क्या बन गया, बी डी जी, एक बी जी ई, एक सी जी ई, और एक क्या है, सी जी एफ, और एक ए जी एफ, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड होता है इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जितने भी ट्राइंगल्स बने, ये जो छोटे छोटे आपके 6 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको, मैंने एक को शैडो कर दिया है कि ए डी जी जो है। सिमिलरली ये जितने भी 6 ट्राइंगल्स हैं, ये अगर मैं कहूँ पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, जो सेंट्रॉइड होता है इन 6 ट्राइंगल्स को इक्वल एरियाज में कट करता है। यानी कि ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है गाइज कि आपको क्या दे दिया जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी का आपको एरिया गिवन है, मान लीजिए कितना है कि 80 गिवन है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाता है कि ए डी जी का एरिया बताइए, ट्राइंगल ए डी जी का एरिया बताइए। तो देखिए ये क्योंकि 6 जो है ट्राइंगल्स, इन 6 ट्राइंगल्स का एरिया कैसा है, इक्वल है, तो इन्हीं 6 ट्राइंगल्स के सम से ही एबीसी बना है। तो 6 बार अगर मैं किसी चीज को जोड़ूंगा, तो अगर मैं x मान लूं इसको, तो 6 बार ये चीज जोड़ूंगा तो 6x हो जाएगी। तो 6x की वैल्यू कितनी है, 80। तो सिर्फ अगर ADG यानी कि 1/6 की वैल्यू पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी, 6x बराबर 80, तो x की वैल्यू 80/6। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, किसी एक ट्राइंगल का। अब क्योंकि ये तो बहुत इजी बात हो गई, अगर जिसने भी पढ़ा होगा वो कर लेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कैसे देता है, वो क्या पूछता है, ADGF। ADGF इस आपके इस चतुर्भुज की या फिर इस रेक्टेंगल की आपसे क्या पूछ लेता है, इस रेक्टेंगल का आपसे एरिया पूछ लेता है। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ADGF में क्या है, 2 ट्राइंगल साइडेड है, तो बस इसमें आप क्या करेंगे, आप उसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, जो आपने एक ट्राइंगल का निकाल लिया उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस तरह से कुछ भी आपसे क्वेश्चन BEGD अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो वो भी आपकी क्या आ जाएगी। देखिए इसमें भी 2 ट्राइंगल्स हैं, तो BEGD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 80/3
3, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो पहली आपकी प्रॉपर्टी हुई सेंट्रॉइड की, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो भुजाओं को कैसे 2:1 में, और जो भी ट्रायंगल्स बनते हैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स, इन सभी को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो सेंट्रॉइड में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है, आपसे डायरेक्टली कई बार पूछ देता है लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए लेंथ ऑफ मीडियन अगर निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 2 टाइम्स आपकी जो भी मीडियन है, अगर मैं कहूँ कि AE है तो मीडियन AE का स्क्वायर प्लस में जो भी आपकी यहाँ पर जिस पे जितना पे डिवाइड किया है, या तो BE या फिर CE, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो यहाँ पे मैं BE ले रहा हूँ, यहाँ पे आप CE भी ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, जो भी आपकी दो भुजाएं हैं, ठीक है, जो आपकी दो भुजाएं जिन पे की मीडियन नहीं डाली गई, यानी कि AB और AC, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता कैसे है, उसको कैसे सॉल्व करना होता है, आपको हो सकता है क्वेश्चन में क्या गिवन हो कि 5, 6 और 7 ये तीनों भुजाएं आपको गिवन है, और आपसे क्या पूछेगा कि A वर्टेक्स से आपकी BC पर एक मीडियन डाली गई है AE, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि AE की वैल्यू बताइए। तो आपने क्या कहा कि A की वैल्यू मान लेता हूं मैं x होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस BE कितना होगा, क्योंकि अब आपको पता है BC टोटल कितना है 7 है, तो BE कितना हो जाएगा 7 का हाफ यानी कि 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू डायरेक्टली अगर मीडियन की कभी भी लेंथ पूछे और तीनों साइड्स गिवन हो, तब मैं क्या करता हूँ लेंथ ऑफ मीडियन इस तरीके से निकाल लेता हूँ। देखिए ये जो है यही आपकी अपोलोनियस थ्योरम भी कहलाती है, इसी को अपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं। लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए ये थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड मीडियन से ही बनता है, इसलिए मीडियन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर ही डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मीडियन से रिलेटेड एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आपकी डायरेक्ट लेंथ पूछी जाती है। इसके बाद कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको दे दिया जाता है कि मीडियंस ही आपको गिवन होंगी, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको श्योर शॉट मिला होगा, अगर आपने बहुत सारे मॉक्स लगाए होंगे तो आपको क्वेश्चन मिला होगा कि किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस दी हुई हैं। मीडियंस क्या है कि आपको AE, BF और CD, यहाँ से CD है, तो इन तीनों मीडियंस की आपको लेंथ गिवन होगी 5, 6 या 7, में ऐसा बोल देता हूँ कि 5, 6, 7 आपको मीडियंस की लेंथ गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया है, जो ट्राइंगल ABC है उसकी ये मीडियंस है, ऐसा गिवन होगा, और मीडियंस की आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, मीडियंस की लेंथ गिवन है। तो पूछा क्या जाता है कि ABC का आपको ट्राइंगल बताना है, ABC ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है कि एरिया ABC ट्राइंगल का कितना होगा, जबकि मीडियंस की लेंथ आपको कितनी गिवन है 5, 6 और 7, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला आपका क्या होता है कि आपके जो बड़ा जो मेन ट्राइंगल है जिसके अंदर आपने मीडियंस खींची हुई हैं, तो उस मेन ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 4/3 टाइम्स, ठीक है। देखिए इसको आप इस तरह से भी याद रखिए कि जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया भी कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है तो 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा बड़ा 4/3, ठीक है। 4/3 टाइम्स जो एरिया आपका इन मीडियंस से अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता 5, 6 और 7 से, उसके बराबर हो जाता है। उसके बराबर तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ट्रायंगल का एरिया जो कि बना हो किससे, मीडियन से बने ट्रायंगल के एरिया के 4/3 टाइम्स के बराबर होता है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उसका एरिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ लीजिए। मीडियंस की कई बार आपको लेंथ गिवन होगी, तीनों साइड्स की, तीनों मीडियंस की लेंथ गिवन होगी, और आपसे पूछा क्या जाएगा कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसके अंदर की मीडियंस बनाई गई हैं, तो उस बड़े मेन ट्रायंगल के आपको एरिया बताना है। तो आपको क्या करना होगा, जो ये ट्रायंगल जो मीडियंस गिवन होंगी इनसे एक ट्रायंगल बनाना होगा और उसका एरिया आपको निकालना होगा। देखिए वैल्यूज अगर 5, 6, 7 हैं, कुछ इस तरह से गिवन है, तो आपको हीरोज फॉर्मूला लगाकर पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, या फिर ये वैल्यूज हो सकता है आपको 3, 4 और 5 के फॉर्म में भी गिवन हो। तो ये डायरेक्टली आपकी कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस केस में आपका इसका डायरेक्ट एरिया कितना आता है, हाफ AB यानी कि 3 गुणे 4, और अब आप क्या करेंगे 4/3 कर देंगे। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर भी आपका आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसने मीडियंस की लेंथ किस फॉर्म में दी है। अगर आपको वो कुछ डायरेक्ट वैल्यूज इस तरह की देता है कि इजीली आपका सॉल्व हो जाए, तो आप डायरेक्टली उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें एक और जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि मैं बात करूं अगर
एक राइट एंगल ट्राइंगल की ए बी सी है, जो कि एक मैं कह रहा हूँ कि एक ये कैसा ट्राइंगल है कि राइट एंगल अगर ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें कि बी कैसा है 90 डिग्री पर है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, या एक ये कह दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या होता है कि अगर मैं ए बी सी में से बी से मीडियन डालता हूं AC पर, तो ऑब्वियस सी बात है मीडियन किसको, इसको बाइसेक्ट कर देगी, किसके बराबर करेगी, A और C। अगर ये मीडियन यहाँ पे D है तो ये कितना होगा, AD बराबर होगा CD के, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ मीडियन होती है, BD की जो लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। BD की लेंथ किसके बराबर होती है, AC बाई 2 के, ठीक है, किसके बराबर होती है, AC बाई 2। या फिर मैं इसको सीधे से बोलूं कि BD की लेंथ किसके बराबर होगी हमेशा, AD और CD के। इसके बाद गाइज इसमें एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन हो, आपको ट्रायंगल गिवन है A B और C, ठीक है, और इस पे मीडियंस भी गिवन हो कि AD है और BE है और CF है, कुछ 3 मीडियंस आपको गिवन हो, ठीक है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो क्या बनता है कि जो भी मीडियंस का स्क्वायर होगा, जो भी मीडियंस है, मान लीजिए आपको AD है मीडियन, इसका स्क्वायर, प्लस जो BE मीडियन है इसका स्क्वायर, प्लस CF ये जो मीडियन है इसका स्क्वायर, तो तीनों मीडियंस का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, मीडियंस का स्क्वायर जो होता है वो 3/4 टाइम्स जो आपकी साइड्स हैं उसके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपने सेंट्रॉइड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उनको हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की, ठीक है। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में हम लोग क्या करते हैं ये भी आप जान लीजिए, ऑर्थो सेंटर को हिंदी में हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से जैसा कि क्लियर भी हो रहा है कि लंब केंद्र क्या होता है कि अगर मैं सामने वाली भुजाओं पर क्या डालता हूँ, अगर मैं सामने वाली भुजाओं पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ या फिर लंब डालता हूँ, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि इसको सामने वाली भुजाओं पर क्या करता हूँ, अगर मैं लंब डालता हूँ, तो इसी तरह से अगर मैं तीनों भुजाओं से क्या करता हूँ, अगर तीनों भुजाओं से मैं लंब डालूंगा तो ये कहाँ पर कहीं एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इसी पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, इसी पॉइंट को मैं लंब केंद्र या फिर इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सीखेंगे। देखिए आपने सबसे पहले क्या सीखा, सर्कल इस कैसे बनता है वो सीखा। उसमें क्या था आपने कि मध्य बिंदुओं से परपेंडिकुलर डाला हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो सेंटर में क्या है, इसमें हम लोगों ने वर्टिसेस से यानी कि शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाला है। उस केस में हम लोगों ने क्या किया था, मध्य बिंदुओं से परपेंडिकुलर डाल रहे थे, वो आपका सर्कमसेंटर बनता था। जब हम लोग सामने वाली भुजाओं से, सामने वाले शीर्षों से या फिर वर्टिसेस से जब हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थो सेंटर मिलता है, ठीक है गाइस। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि अगर ऑर्थो सेंटर का सेंटर अगर मैं कहता हूं O हो तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि BOC की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क पूछी जाती है कि BOC क्या होगा अगर आपको एंगल A का गिवन हो, ठीक है। आपको क्या है, एंगल A गिवन होता है, या फिर इसी तरह से पूछ सकता है कि एंगल B गिवन होगा और आपसे BOA पूछ लेगा, उस केस में ये एंगल पूछ लेगा। अगर A गिवन है तो BOC आपसे ये एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कर लीजिए कि क्योंकि आपको पता है कि ये सारे क्या है, ऑर्थो सेंटर है, तो सामने वाली भुजाओं पर क्या है, लंब डाले हुए हैं। तो C से अगर मैं कहता हूं कि A से डाला है D पर, B से डाला है E पर और C से डाला हुआ है F पर, ठीक है। तो F पर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, B से E पर डाला है तो ये 90 है, तो ये 90 और ये 90, तो ये कितना हो गया 180। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो इन दोनों का कितना हो गया 180, तो इन दोनों का भी कितना होगा 180। और क्योंकि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, जस्ट अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस ए, तो BOC कितना हो जाता है 180 माइनस है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको जान लीजिए, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर में कई बार इतना माइंड वर्क नहीं करता है, तो अगर आप चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो आप पेपर में इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि आपका जो अगर ट्राइंगल
ए बी सी अगर एक कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर ए से मैं सामने वाली भुजा BC पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कहाँ पर मीट करेगा, B पॉइंट पर। सिमिलरली C से अगर मैं AB भुजा पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो भी कहाँ पर मीट करेगा, B पॉइंट पर। अब दो पॉइंट्स जो है वो B पे कट कर रहे हैं, तो B से मैं अगर C पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर डालूं तो वो कहीं से भी कट करता हुआ जाएगा। वो तीनों पॉइंट्स कहाँ पर मीट कर रहे हैं, B पर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर आपका, अगर मैं बात करूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं और ऑर्थो सेंटर पूछा जाता है तो वो कहाँ पर होता है, वो आपका जहां पर भी राइट एंगल होगा उसी जगह पर ही आपका ऑर्थो सेंटर भी लाई करता है। ठीक है, तो ये आपने इस चीज को भी याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कहां पर होता है, राइट एंगल के ही जगह पर होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें और क्या पूछी जाती है, इसमें तीनों ही चीजें पूछी जाती हैं कि आपका ऑर्थो सेंटर किस केस में ट्रायंगल के इनसाइड होगा, किस केस में किसी एक साइड पर या फिर किसी एक वर्टिस पे होगा, और किस केस में ट्रायंगल के बाहर होगा। तो इसका भी आंसर आपका सिमिलरली सर्कम सेंटर की ही तरह है। जब आप थीटा की वैल्यू लेस देन 90 लेके जाएंगे तो आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड होगा। जब आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू कैसी 90 के इक्वल होगी तो जो भी आपका जहां पर भी राइट एंगल होगा, जो भी राइट एंगल जहां पर होगा, जैसे अगर B है तो जहां पर भी राइट एंगल है वहीं पर ही आपका ऑर्थो सेंटर भी लाई करेगा। ठीक है, लेकिन जब वैल्यू थीटा की ग्रेटर देन 90 हो जाएगी तो उस केस में आपका जो भी ऑर्थो सेंटर है वो कैसा, ट्रायंगल से बाहर कहीं पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि जिन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड बनते हैं। तो अब इस पे बेस्ड जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं को एक बार एक शॉर्ट में करके और कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है गाइस, अभी तक हम लोगों ने इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और उनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखा। अब हम लोग फ्रेंड्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सारे ही वैल्यूज को, सारी ही चीज़ों को एक जगह पर करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सेंटर से रिलेटेड उनको एक ही जगह पर आप पहले तो समझ लीजिए। देखिए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कि सर्कम सर्कल की वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटल आर सर्कम सर्कल की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि A/√3 होगा। अगर आपसे इन सर्कल की, इन सेंटर की रेडियस पूछी जाए तो वो कितनी होती है, स्मॉल आर, वो कितनी होती है, A/2√3 होती है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता भी होनी चाहिए कि अगर मैं इसकी हाइट पूछूं, कभी भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हाइट पूछी जाए तो वो कितनी होती है। देखिए अगर आपकी साइड्स कितनी है, तीनों बराबर होती हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये A अगर हो जाए तो इसकी जो हाइट होती है, अगर मैं कहूं h है तो इसकी हाइट किसके बराबर होती है, इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है h = कितना होता है आपका A√3/2। ठीक है, A√3/2। अब बात करते हैं, आपने बात करी सर्कम से रेडियस की, इन सेंटर की रेडियस की, आपने हाइट की बात करी। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो देखिए सेंट्रॉइड इसका क्या होता है, जो इसकी, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं, देखिए इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सबसे अच्छी बात होती है वो क्या होती है कि इसका जो इन सेंटर, सर्कम सेंटर और जो आपका सेंट्रॉइड होता है, ये जो तीनों ही पॉइंट्स होते हैं, इवन जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये चारों पॉइंट्स कहां पर, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। यानी कि यहीं से ही अगर मैं सर्कल खींचना चालू करूंगा स्मॉल आर रेडियस का तो वो आपका इन सर्कल बन जाएगा। अगर मैं इस कैपिटल आर रेडियस का मैं अगर सर्कल खींचूंगा तो वो आपका सर्कम रेडियस बन जाएगा। अगर मैं इसी पॉइंट से मीडियंस खींचूंगा तो वो भी उसी पॉइंट पे मैच करेंगे और आपका सेंट्रॉइड बनेगा। और अगर मैं सामने वाली भुजाओं पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो भी आपका इसी पॉइंट पर ही मैच करेगा। ठीक है, तो इसके लिए चारों पॉइंट्स आपके कैसे होते हैं, सेम ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ही सेंट्रॉइड भी आपका लाई कर रहा है तो ये कितनी होगी, 2:1 में आपकी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, और देखिए इस बात का प्रूफ भी कैसे मिलता है कि यहाँ पर जो आपकी ये जो भुजा है ये आपकी कैपिटल आर होगी, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, वर्टिसेस को टच करता हुआ जो आपका सर्कल खींचता है वही आपकी कैपिटल आर आपको देता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका कैपिटल आर और ये वैल्यू कितनी है, A/
कैपिटल आर की वैल्यू आप देखिए ए अपॉन कितनी है √3, जबकि मैं स्मॉल आर की बात करूं जो कि यहां से यहां तक है वो देखिए कितनी है ए अपॉन 2√3। ठीक है, तो देखिए ये 1 है, अगर मैं इसका डबल करूं तो देखिए मुझे कैपिटल आर मिल जाती है। और अब आप क्या कीजिए, आप इन दोनों का सम कीजिए। ठीक है, जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपको कितना a√3/2 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जब मैं बात करूंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो h कितना होता है r प्लस r के बराबर। ठीक है, यानी कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R जो होता है वही उसकी हाइट के बराबर होता है। तो इसमें एक तो चीज आप ये समझ लीजिए कि जो हाइट होगी वो किसका, आपकी सरकम रेडियस और इन सेंटर की रेडियस के सम के बराबर होगी। दूसरी चीज क्या होती है कि इनमें एक रेशियो चलता है, इन सेंटर की रेडियस, सरकम रेडियस और हाइट में ये रेशियो क्या होता है, अगर इन सेंटर की रेडियस अगर मैं कहूँ 1 है तो सरकम सेंटर की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना, अगर ये 1 है तो ये इसका जस्ट डबल है और ये इसका कितना है 3, तो 1 और 2 दोनों का सम ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट आपको पता चल गई कितना 3 रेशियो में होगी। यानी कि अगर आपको किसी भी केस में अगर आपको इनर रेडियस पता हो तो सरकम रेडियस उसका जस्ट डबल हो जाएगी और हाइट उसकी जस्ट ट्रिपल हो जाएगी इनर रेडियस का। ठीक है, या फिर अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अगर आपको हाइट गिवन है तो उसका 1/3 जब आप करेंगे तो वो आपको क्या दे देगी, इनर रेडियस, और अगर आप उसका जस्ट डबल कर देंगे तो आपको सरकम रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों रेशियो आपको पता चल गए लेंथ के केस में। ठीक है, अगर आप लोगों को लेंथ पता है तो कोई एक लेंथ पता हो तो बाकी दोनों लेंथ आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी लेंथ से ही हम लोग कैसे आपके जो एरियाज होते हैं उनका भी रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इनर रेडियस अगर आपको इन सर्कल का आपको एरिया दे देगा, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि अगर आपका जो है इन सर्कल है इसका आपको एरिया दिया होगा और आपसे क्या पूछेगा कि जो सरकम सर्कल होगा उसका एरिया आपसे पूछा होगा। ठीक है, तो देखिए इन सर्कल का एरिया है तो इन सर्कल का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, πr², और सरकम सर्कल के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो अगर इन सर्कल का एरिया अगर आपको कितना गिवन हो, मान लीजिए कि अगर आपको गिवन है 48, ठीक है, तो सरकम सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, जस्ट देखिए अगर आपका लेंथ कितनी है 1 और 2 के रेशियो में है तो एरिया क्या होगा उनके जस्ट स्क्वायर के रेशियो में, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है तो कट जाएगा, तो इनके स्क्वायर के रेशियो में एरिया होगा। तो ये 1 और 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेम आ गया। अगर आपको इन सर्कल का एरिया आपको गिवन है 48 तो सरकम सर्कल का एरिया कितना होगा उसका जस्ट 4 टाइम, तो 48 इंटू आप इसको 4 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 और 8 चौक 32, तो 192 ये आपका आ जाएगा सरकम सर्कल का एरिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आप अगर इस तरह से काफ़ी रिलेशन आप बना सकते हैं और इसी पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उनको हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद जो दूसरा जो देखिए इक्विलेटरल आपका ट्रायंगल होता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते भी नहीं है और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक तो आपको मैंने ट्रायंगल के केस में बताया था कि अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये आपके सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया था कि अगर इसकी लेंथ p हो और ये टोटल b है हाइपोटेन्यूस और a के सामने की भुजा a और c के सामने की भुजा c हो जाए, तो इस केस में जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कि p बराबर क्या होगा ab/c हो जाएगा, सॉरी आपका p बराबर क्या होगा ac/b, यहाँ पे ac है और अपॉन में क्या आ जाएगा b। ठीक है, और क्या होता था इसमें आपके कई फॉर्मूलाज होते थे, 1 आपका जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 1/a² प्लस 1/c², तो ये फॉर्मूलाज होते थे। इसके बाद अब आपका इसमें जो हम लोगों ने अभी आज के सेंटर्स के केस में पढ़ा है वो समझ लेते हैं। अगर आपसे इनर रेडियस आपकी पूछी जाए तो इनर रेडियस के केस में देखिए एक कन्फ्यूजन ये भी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि a + b - c होगा, तो a b और c उनमें से होंगे क्या, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है, ये भी समझ लीजिए। देखिए a और जो दूसरा टर्म होगा वो दोनों ही हाइपोटेन्यूस नहीं होते, यानी कि a + c, ठीक है, और माइनस के केस में क्या आएगा b, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है ये क्या होता है माइनस, आपको क्या करना है हमेशा हाइपोटेन्यूस करना है, बाकी दोनों टर्म्स को ऐड करके माइनस हाइपोटेन्यूस और इसमें अपॉन में आपका क्या हो जाता है /2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपकी इन सर्कल की रेडियस आ जाती है। ठीक है, इसमें अगर मेरे से कोई पूछे कि सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी तो वो कितनी हो जाएगी b/2।
2 के बराबर, ठीक है। तो ये सर्कम सर्कल की रेडियस भी मुझे पता चल गई। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, a प्लस बी माइनस सी, जहां पर a और b ये होते थे, c क्या होता था मेरा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या है, b हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने क्या लिखा है a प्लस सी माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो इन सर्कल की रेडियस मुझे पता चल गई, सर्कम सर्कल की रेडियस पता चल गई। अब इस पे और क्या हो सकता है, एरिया का एक फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला ज्यादातर लोग वैसे जानते होंगे, बट फिर भी एक बार आप लोग जान लीजिए। ये कितना होता है, डायरेक्टली हाफ टाइम्स हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो दोनों भुजाएं होती हैं उनका मल्टीपल। तो ये कितना होता है, a इंटू सी, या फिर ये क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या होता है, b, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, p, तो हाफ b इंटू p। ये दोनों फॉर्मूलाज आपके एरिया के लिए भी होते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सीखा, ठीक है। अब इसमें जो एक और जो ट्रायंगल होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है एग्जाम्स में, वो क्या होता है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उनको समझ लीजिए। देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सिर्फ एक भुजा दे सकता है। वो हो सकता है अगर आपको कहता है कि वो एक भुजा ये क्या है, a के बराबर है, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो दो भुजाएं कभी भी हाइपोटेन्यूज के बराबर तो हो नहीं सकती। इट मींस क्या हुआ कि ये भी जो होगी, जितनी ये भुजा होगी x, तो उतनी ही ये भी x होगी, ठीक है। तो इस केस में आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो इससे आपकी डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ जाती है, a अपॉन रूट 2, ठीक है। तो अगर आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल देता है और आपको हाइपोटेन्यूज दे देता है, उसकी वैल्यू कितनी है, a के बराबर, तो उस केस में बाकी दोनों भुजाएं कितनी हो जाती हैं, a अपॉन रूट 2। ये अब x आपको कभी भी नहीं लिखना है। अगर आपको ये पता है कि ये a है तो ये कितनी हो जाएगी, a अपॉन रूट 2, और ये कितनी हो जाएगी, a अपॉन रूट 2, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आपको हो सकता है वो कोई एक भुजा दे दे बेस और परपेंडिकुलर में से। तो अगर ये a दे देता है तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज के साथ तो वो आइसोसेलेस होगा नहीं, तो दूसरी ये भी कितनी हो जाएगी, a। तो उस केस में आपका जो हाइपोटेन्यूज हो जाता है वो कितना हो जाता है, a रूट 2, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीजें, इसमें आपका बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब आपका क्वेश्चन पूछता कैसे है, आपको क्वेश्चन में क्या दे देता है, पेरीमीटर दे देता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, परिमाप दिया होगा। परिमाप की वैल्यू कैसे दी होगी, देखिए परिमाप की वैल्यू दो तरीके से दे सकता है। या तो उसने क्या बोला होगा कि परिमाप की वैल्यू कैसी है, 2a प्लस रूट 2a, ठीक है, 2a प्लस रूट 2 टाइम्स a। तो उस केस में आपसे क्या पूछेगा, इसकी वैल्यू देखिए कैसे गिवन होगी, या तो इसकी वैल्यू ऐसे गिवन होगी कि 20 प्लस 10 रूट 2, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये सीधे से गिवन होगा कि किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर या परिमाप कितना है, 20 प्लस 10 रूट 2 है। तो पूछेगा आपसे कि आप उसकी भुजाएं बताइए, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि ट्रायंगल का एरिया बताइए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता है कि देखिए या तो उसका परिमाप क्या हो सकता है, 2a प्लस a रूट 2, या फिर क्या हो सकता है उसका परिमाप, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a रूट 2 प्लस a, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि जब इस तरह इस फॉर्मेट का होगा तो इसमें जो ये भुजा होगी ये किसके बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज के बराबर। जबकि कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा तो इस केस में भुजा कैसी होगी, a रूट 2 के बराबर, ठीक है। तो अभी आपको जैसे 20 प्लस 10 रूट 2 गिवन होगा, या फिर क्या गिवन होगा, 10 प्लस 10 रूट 2, ठीक है। तो देखिए जब 10 प्लस 10 रूट 2 होगा तो 10 जो है, देखिए यहाँ पर a है और a रूट 2 है, तो 10 क्या हो गया आपका, सीधे से हाइपोटेन्यूज हो गया। ये आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डायरेक्टली हो गई। तो भुजाओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन रूट 2। तो अब आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसके कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पर a प्लस a रूट 2 ना होकर क्या हो, यहाँ पर 2a प्लस a रूट 2 यानी कि 10 है तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ हो, तो उस केस में आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, जो भी आपकी भुजा है 10, इसका रूट 2 टाइम्स, यानी कि यही जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे से 10 रूट 2। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी 10 और 10, ठीक है। तो इस केस में जब आपका 2a प्लस a रूट 2 हो तो उस केस में भी आप समझ गए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी इसका क्वेश्चन हो, आपसे एरिया पूछा जाए या फिर कुछ भी, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर परिमाप आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि a प्लस a रूट 2 फॉर्मेट में है, तो उस केस में भी आप ट्रायंगल को जान जाएंगे तो फिर उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि ABC एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें क्या कहा गया आपकी कि सर्कम रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, r की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही ना, ठीक है। तो अगर आपको आर की वैल्यू 4 है, इट मीन्स क्या है कि आपको हाइपोटेन्यूज की हाफ वैल्यू दे दी गई है। तो ये कितनी है, अगर ये 4 है तो पूरी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 8 है तो ये दोनों वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, अपॉन में √2, यानी 8/√2, और ये भी कितनी हो जाएगी 8/√2, क्योंकि ये है क्या, आपकी आइसोसेलेस है, ठीक है। अब आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि इनर सर्कल की रेडियस आप बताइए, ठीक है, तो इन सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया होता है a + b - c/2। तो यहाँ पर आपको क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सारे उसके फॉर्मूलाज वर्क करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप सम कर लीजिए। तो 8/√2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a√2 माइनस में 8 और अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4√2 - 4, या फिर इसको मैं क्या लिखूंगा 4 टाइम्स √2 - 1, ठीक है। तो ये आपका इन सर्कल की रेडियस, अगर आपको सर्कम सर्कल की रेडियस गिवन होगी तो आप इन सर्कल की रेडियस भी इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें क्वेश्चन कई बार क्या कर देता है, आपको डायरेक्टली क्या दिया होगा उसने कि r माइनस आर, यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r, अगर आपको डायरेक्टली गिवन होगा तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन गिवन है कि आपकी सर्कम सर्कल की रेडियस कितनी है, r माइनस स्मॉल सर्कल की रेडियस r, इस पे इन दोनों का अगर डिफरेंस गिवन है कितना, कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि इन सर्कल की मान लीजिए रेडियस आपसे पूछी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप मान लीजिए अपनी तरफ से आप मान लीजिए कि कुछ आपकी वैल्यू यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये अगर यहाँ पर d है तो ये कितना हो जाएगा, d√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए d√2 लेंगे तो आपको ये पता है कि इसका ये कैपिटल R कितना होगा, इसका जस्ट हाफ होगा। तो यहाँ से तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू, क्योंकि हाफ लेना है तो यहाँ पर वैल्यू कुछ उसकी ईजी सी मानते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2d है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 2d है तो आपकी जो सर्कम रेडियस होगी वो इसका जस्ट हाफ होती है, तो कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे 2d है तो यहाँ पर जस्ट उसका अपॉन में √2 करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये AC यानी कि जो इसकी हाइपोटेन्यूज है, अगर कुछ वैल्यू गिवन होगी तो हाई जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो उसका क्या अपॉन में √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि 2d माना है तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में √2, तो 2d/√2, तो ये कितना हो जाएगा d√2, ठीक है। और बेस भी कितना हो जाएगा d√2, ठीक है। तो ये दोनों d√2 आपके आ गए। अब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या सर्कम रेडियस निकाल लिए तो वो d आ गई, और इन सर्कल की रेडियस कितनी आएगी, तो इन दोनों का आप सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 टाइम्स d माइनस ये कितना है 2d, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर मैं 2d कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ गया √2 - 1 टाइम्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सर्कम रेडियस माइनस इन सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 2d टाइम्स √2 - 1। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो थोड़ा सा सॉल्विंग है क्योंकि मैंने खुद से अभी अपने आप से वैल्यू मानी है। तो ये आप d इसमें कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा d माइनस 2√2d माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा +2d, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 3d माइनस 2√2d, ठीक है। तो 3d माइनस 2√2d इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5/3 माइनस 2√2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इजीली आपसे बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट इस पे रिलेटेड पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इतने डिफिकल्ट ये क्वेश्चन लगते हैं, सॉल्व करने की बात छोड़िए, आप इसको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे भी नहीं और कई बार इनको बिना अटेम्प्ट करे भी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं आपको मैंने इस सेंटर से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट्स को डील किया। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।